के और भी कुछ पहलू हैं जिन पर हमें विस्तार से बात करनी है और साथ ही दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग के सिलसिले के साथ भी शुरुआत करनी है। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स के फाउंडर सीईओ कीर्तन शाह। कीर्तन, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले आरबीआई पॉलिसी के कुछ पहलू जिस पर मैं चाहती हूँ कि हम विस्तार से बात करें, क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरी है लोगों के लिए जानना और अहम डेवलपमेंट भी है। और यहाँ मैं जिक्र कर रही हूँ यूपीआई का क्रेडिट कार्ड के साथ मिलन, जिस तरह से इसको लिंक किया जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट्स और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देखने के लिहाज से ये बहुत ही बेहतरीन कदम है कीर्तन, लेकिन इसको अमल में कैसे लाया जाएगा, इस पर अभी भी सवालिया निशान है। शुरुआत तो रुपे क्रेडिट कार्ड से होने वाली है, लेकिन ये कामकाज कैसे करेगा, इसकी प्रोसेसिंग फीस वगैरह क्या होगी, क्या इसको लेके कोई बारीकी जानकारी है आपके पास जो आप समझा सकें? कविता, जैसे आपको पता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई है। सिर्फ ये ब्रॉडर हेडलाइंस फ्लैश हो रही है हर जगह पे। पर एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन एरिया यहाँ पर ये है कि आज जिस तरीके से यूपीआई में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आप देख रहे हो कि आपका डेबिट कार्ड लिंक किया जाता है सेविंग्स अकाउंट से या करंट अकाउंट से यूपीआई में ट्रांजैक्ट करने के लिए। पर जभी भी आप या जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड की बात करोगे, तो सबसे पहला डिस्कशन पॉइंट ये आएगा कि क्रेडिट कार्ड में जो चार्जेस लगते हैं वो कौन बेयर करेगा। देखिए, कभी भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो मर्चेंट को एक फी पे करना पड़ता है वो क्रेडिट कार्ड सर्विसेज यूटिलाइज करने के लिए। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा कठिन प्रोसेस यहाँ पर ये होगा ये समझने के लिए कि अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करेंगे, तो उसमें मर्चेंट चार्जेस कौन बेयर करेगा। अगर देखिए मर्चेंट को ये चार्जेस बेयर करने पड़े, तो मर्चेंट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा कि आपसे वो क्रेडिट कार्ड लिंक्ड यूपीआई पेमेंट लेगा। तो या तो वो शायद यूपीआई पेमेंट ही लेना बंद कर देगा। तो आई थिंक ये चीज़ पे क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है कि जो क्रेडिट कार्ड से लिंक मर्चेंट पेमेंट कॉस्ट है वो कौन बेयर करेगा। आई थिंक ये अगर क्लैरिटी आ जाए तो पता चल सकता है ब्रॉडर फ्रेमवर्क से कि ये कितना पॉपुलर हो सकता है, कविता। हम्म, लेकिन एक चीज़ जो हम देखते भी हैं, जो हमारी टियर 2 टियर 3 टाउन्स है, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का इतना चलन नहीं है। काफ़ी हद तक लोग आज भी कैश ट्रांजैक्शंस में कीर्तन विश्वास रखते हैं। डेबिट कार्ड बहुत हुआ तो उनके पास होगा, क्रेडिट कार्ड को लेकर अभी भी विश्वास नहीं है। और इस कदम का मकसद यही है कि जितना हो सके डिजिटल ट्रांजैक्शन की रीच को बढ़ाया जाए। तो ये मानसिकता में बदलाव भी एक ज़रूरत हो जाएगी, राइट? नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक थॉट प्रोसेस चेंज तो काफ़ी आ गया है कि आज अगर आप एक किसी छोटे से ग्रोसरी स्टोर में भी जाते हैं तो वो यूपीआई पेमेंट ले लेता है। सैलून के पास बाल कटवाने जाते हैं वो यूपीआई पेमेंट ले लेता है। तो आई थिंक सबसे पहले तो ये जो अडॉप्शन या थॉट प्रोसेस था कि क्या ऐसी कोई सर्विसेज चल सकती है, वो मुझे ऐसा लग रहा है टियर 1 सिटी में तो ऑलरेडी अडॉप्ट हो चुकी है। अब ये धीरे-धीरे टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में मूव कर रही है। तो जब तक ये टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में मूव करके एक अच्छा-सा इकोसिस्टम बना लेती है, आरबीआई ने एक अच्छा स्टेप किया है कि बहुत सारे लोग जो अभी भी टियर 1 सिटीज़ में इससे जुड़े नहीं हैं, फॉर व्हाटएवर रीज़न, शायद ये पॉसिबल है कि क्रेडिट कार्ड की एंट्री की वजह से और जो एक छोटा-सा क्रेडिट पीरियड मिल सकता है उनको क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके यूपीआई के थ्रू। तो आरबीआई अभी ये कोशिश कर रही है कि ये जितने टियर 1 सिटीज़ में मेरे हिसाब से जो लोग रह गए कि जो अभी भी यूपीआई फ्रेमवर्क में नहीं आए, तो जब तक टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में अडॉप्शन यूपीआई बेसिक फ्रेमवर्क का हो जाता है, तब तक आई थिंक ये क्रेडिट कार्ड लिंकेज के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम्स हुए तो। तो आई थिंक ब्रॉडर लेवल पे पैन इंडिया आई थिंक ये एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है जहाँ पर ये यूपीआई पेमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से जो ऑलरेडी स्प्रेड हो चुकी है, उसे काफ़ी एक पुश मिल सकता है मेरे हिसाब से। चलिए, एक और अहम खबर, ई मैंडेट की सीमा कीर्तन बढ़ा दी गई है। 5,000 से बढ़ाकर इसको 15,000 कर दिया गया है। ये कितनी अच्छी बात है? ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखिए बीच में क्या होने लगा था, सडनली बहुत सारी चीज़ों में आपको वापस ओटीपीज़ आ रहे थे जिसकी वजह से आप बहुत सारे पेमेंट्स को आप ऑटोमेट नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बिजली का बिल है या टेलीफ़ोन बिल्स है, बहुत सारी ऐसी जो छोटी-छोटी पेमेंट्स है जो आप ई मैंडेट के द्वारा उसे ऑटोमेट कर सकते हैं। वो आई थिंक ये लिमिट बढ़ने के वजह से काफ़ी एक आसान
और एक सिस्टमैटिक प्रोसेस हो जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए जो ऑलरेडी इस ई मैंडेट सर्विस को अडॉप्ट कर चुके हैं। मेरे पास सही आंकड़े तो नहीं है, पर एज फार एज आई रिमेंबर रीडिंग कुछ 6.5 करोड़ ई मैंडेट ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी ऑथेंटिकेट और लॉगिन हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लिमिट बढ़ने से काफी सारे मुझ जैसे लोगों के लिए एक स्मूथ हो जाएगा प्रोसेस कि 15,000 तक के ई मैंडेट ऑटोमेटिकली हो सकते हैं और मुझे हर बार ओटीपी उसमें ट्रांजैक्ट करने की या ओटीपी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सतर्कता तो बरतनी पड़ेगी ना आपको, भले ही यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा दी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस जो हैं वो लेना शुरू कर दें। सतर्कता कैसे बरतनी चाहिए फिर? सी आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ई मैंडेट आपको जब भी आप ई मैंडेट को करने की कोशिश करें, उसे बहुत ही पॉपुलर सर्विसेज और ब्रांड्स के साथ ही ई मैंडेट को लॉगिन करें। मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप किसी छोटे ट्रांजैक्शन के लिए या किसी अननोन सर्विस प्रोवाइडर के लिए या किसी अननोन चैनल थ्रू ई मैंडेट्स को रजिस्टर ना करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उस सिचुएशन में शायद ऐसा हो सकता है कि आप ट्रैक ना कर पाए कि कितनी सर्विसेज में आपने ई मैंडेट को यूज किया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसे डेफिनेटली आप एक लिस्ट बना के रखिए कि कितने आप अलग अलग सर्विसेज में ई मैंडेट्स यूज करते हैं, और उसे मुझे ऐसा लग रहा है हर 3 महीने में 6 महीने में एक बार रिव्यू कीजिए कि ये प्रोसेस सही चल रहा है या आपके पेमेंट्स छूट तो नहीं रहे, ये प्रोसेस बराबर ऑथेंटिकेट हो रहे हैं या नहीं। और तीसरी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लग रहा है ये वापस यही सेम चीज़ पे वापस आऊँगा कि आपको एक बार ई मैंडेट करके भूल नहीं जाना है। देखिए, ई मैंडेट आपको शायद एक ईज़ी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली लिंक कर दें, पर बैंक्स में मेरे हिसाब से आप लिमिट्स रख के रखिए। 15,000 की लिमिट आपको दी गई है, उसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप 15,000 तक ये लिमिट्स को यूज़ करें। आप हर ई मैंडेट में एक अपर लिमिट डाल सकते हैं कि इससे ज़्यादा मैं ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन नहीं करना चाहता। आई थिंक वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी यूजेज हो सकता है, जहां पर आपको पता है कि आपका टेलीफोन बिल 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं आता, तो आप 1,500 की अपर लिमिट डाल दीजिए, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद किसी तरीके से या किसी वजह से अगर ये किसी रॉन्ग डायरेक्शन में या गलत तरीके से यूज भी हो रहा है, तो शायद आपकी लिमिट आपके ओवरऑल इम्पैक्ट को हेल्प कर सकती है। चलिए, तो ये कुछ और डिटेल्स जो कि आज की पॉलिसी में से निकल कर आई, जो कि हमारे दर्शक और निवेशकों के लिए जानना बेहद ज़रूरी था। लेकिन हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए अभी, और ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे दर्शकों के साथ, जहां पर कराएंगे उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग। और ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको छोड़ जाते हैं उस नंबर के साथ जहाँ पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। व्हाट्सएप नंबर है, इसको नोट डाउन कीजिए, अपने सवाल हम तक पहुँचाइए। मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के बाद। आपके शेयर, आपके ट्रेड, इंडस्ट्री से जुड़े सभी अपडेट, म्यूचुअल फंड या कमोडिटी, जहां भी हो आपका निवेश, पक्की प्लानिंग का है वादा। ईटी नाउ स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। Dear Sadhguru, one of the world's voices and leaders on soil conservation. My dear brother Sadhguru, I would like to thank you for including the United Arab Emirates in your inspiring journey. ब्रेकिंग न्यूज, देश का नया हिंदी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नव भारत लेके आ रहा है। देखेगा नव भारत, जीतेगा भारत कॉन्फ्रेंस।
तो देखो, खेलो, जीतो। एक सुनहरा मौका जहां अगले 100 दिनों तक आप जीत सकते हैं हीरो आकर्षक इनाम। तो हो तैयार जीतने को कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, एलईडी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, वॉचेस, सोने के सिक्के, 1 साल तक का मुफ्त राशन, पेट्रोल या शॉपिंग वाउचर्स। टाइम्स नाउ नव भारत देखते रहिए और टीवी पर दिए गए मोबाइल नंबर पर मिस कॉल दीजिए। आसान सवालों के जवाब देकर इनाम पाइए। देखेगा नव भारत, जीतेगा भारत कॉन्टेस्ट। देश का बेहतरीन हिंदी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नव भारत। वो जो हारना नहीं जानते, हर क्षेत्र को साथ लेके आगे बढ़ते हैं, ऊंचाइयों को छू के पीछे नहीं देखते। मंजिल सिर्फ एक, देश का विकास तेजी से, वो गूंज है इंडिया की। हमारे साथ बनो, जाओ देश के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब हम दर्शकों के सवाल लेना शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं वो ज़रिया जहां पर आप हम तक पहुंच सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आपको अपने सवाल हमें भेज देने हैं। अगर आपका सवाल इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन से रिलेटेड है तो आपका सवाल आप हमें लिखित रूप में भेज दीजिए इस नंबर पर। अगर आप चाहें तो अपना सवाल वीडियो के रूप में शूट करके भी इस नंबर पर अपलोड कर सकते हैं और हम आपके सवाल को लाइव दिखाकर हमारे फाइनेंशियल प्लानर से या हमारे एक्सपर्ट से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। हमारे साथ कीर्तन शाह दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए जुड़े हुए हैं और पहले दर्शक भी कीर्तन हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनका नाम है रोहित सिंह। रोहित, गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड इवनिंग मैम, मैं हल्द्वानी से बोल रहा हूँ। अच्छा, बताइए सर, आपने जो 3 फंड्स चुने हैं उसमें से आपके पास मिरा एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप है, यूटीआई का फ्लेक्सी कैप लिया है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप लिया है। फंड्स तो अच्छे हैं लेकिन कब से निवेश कर रहे हैं और क्या लक्ष्य है? नहीं, एक्चुअली लास्ट ईयर से स्टार्ट किया मैंने एसआईपी। अच्छा, मैंने 10 साल के लिए मैं सोच रहा हूँ फॉर फ्यूचर, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं मैरिड हुआ हूँ 6 महीने पहले। कंग्रेचुलेशंस। ओके, तो 10 साल, 15 साल, कितना कहा? मोर देन 10 ईयर्स। मोर देन 10 ईयर्स होल्ड करेंगे। कोई कॉर्पस जो आप इकट्ठा करना चाहते हैं? सॉरी मैम? कोई कॉर्पस जो आप इकट्ठा करना चाहते हैं? मैम अराउंड 20 प्लस। कितना? 20 लाख प्लस। 20 लाख? 20 लाख? 30 लाख। 30 लाख। क्या करेंगे 30 लाख से? फॉर फ्यूचर मैम, फॉर बिल्डिंग हाउस एंड फॉर बच्चों की एजुकेशन के लिए। तो इतना पर्याप्त होगा? नहीं मैम, अभी तो और एड अप करूंगा उसको 10% हर साल बढ़ाते रहूंगा एसआईपी। तो मैम नहीं, तो आप तो एसआईपी बढ़ाएंगे, वो तो जब आपकी क्षमता होगी तब आप बढ़ाएंगे, लेकिन ओवरऑल टारगेट अगर आप 30 लाख रख रहे हैं तो ये काफी होगा? नहीं मैम, अभी मैंने अलग से और भी लिया। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मैंने फिर से एक और लिया है। कौन सा फंड लिया? मैम मैंने एसबीआई का ले रखा है। हेलो? एसबीआई का कौन सा? एसबीआई का स्मॉल कैप फंड स्टार्ट लिया है। ठीक है। तो और 5,000 की एसआईपी चल रही है इसमें 5,000 की एसआईपी चल रही है? जी मैम। नहीं, निवेश तो आप बढ़ाएंगे लेकिन 30 लाख से ज्यादा इकट्ठा करना होगा ना। आपको लगता है कि घर के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए 30 लाख काफी होंगे? नो मैम, उसमें तो नहीं है, मगर ये है कि विदाउट उसके एक्टिव करने के लिए करते रहूंगा। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी कीर्तन गोल अलाइनमेंट को लेके आपको इनको सलाह से शुरुआत करनी चाहिए, और क्योंकि महंगाई तो आजकल सभी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, क्यों ना शुरुआत उसी से की जाए। आई थिंक कविता, जैसे आपने सही कहा कि शायद 30 लाख का उनका जो लक्ष्य है बच्चे की एजुकेशन के लिए, मुझे देखिए ये डिपेंड करता है इंडिविजुअलिस्टिकली कि आप कितना खर्चा करना चाहते हो, कहाँ पढ़ाई करना चाहते हो, कौन सी कॉलेज में, और ये पैसा बहुत ही सब्जेक्टिव है हर इंडिविजुअल के लिए। पर्सनल फाइनेंस इज़ वेरी पर्सनल। पर मान के चले कि अगर उनका जो थॉट प्रोसेस है कि उन्हें 30 लाख रुपए जमा करने हैं, तो 30 लाख रुपए जमा करने के लिए, और आज से अगर 10 साल है उनके पास, और वो जो 11,200 रुपया निवेश कर रहे हैं, जो
3 स्कीम्स आपने कही और एक स्कीम उन्होंने ऐड की, तकरीबन 11,200 अगर हर महीना डाल रहे हैं और मैं अज्यूम करूँ कि 12% रिटर्न निकल सकता है इक्विटी से, तो उन्हें तकरीबन 25 लाख रुपए तक की जमा पूंजी हो जाएगी आज से 10 साल बाद। तो अगर उन्हें 30 लाख चाहिए तो थोड़ा-सा और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ही सुविधा बढ़ती है उनके पास एसआईपीज़ बढ़ाने की, तो स्टेप अप एसआईपी करना चाहिए। नेक्स्ट ईयर थोड़ा-सा एसआईपी बढ़ाइए, उसके बाद थोड़ा-सा बढ़ाइए। आई थिंक ये जो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं 30 लाख रुपए वो हो जाने चाहिए। पर आज के 11,000 के निवेश के हिसाब से वो 25 लाख तक 10 साल में पहुँच जाएँगे। तो ये था उनके गोल से रिलेटेड कितना पैसा निवेश करना पड़ेगा उसका डिस्कशन। अगर मैं उनके फंड्स की बात करूँ तो लार्जली मोटा-मोटा उनकी फंड्स सब अच्छे और उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पर एक डेफ़िनेटली डिस्कशन पॉइंट यहाँ पर उनके क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे दर्शकों को ये मैं बताना चाहूँगा कि लेटली पीपीएफएस में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग निवेश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं जब रिटेल इन्वेस्टर्स से बात करता हूँ तो ये मैं ज़रूर देखता हूँ कि वो पिछले 1 साल 3 साल का किसी भी स्कीम का रिटर्न देख के उनको ऐसा लगने लगता है कि ये स्कीम अच्छी है तो इसमें क्यों ना निवेश किया जाए। पीपीएफएस स्पेसिफिकली एक ऐसी स्कीम है जिसपे 2 चीज़ डेफिनेटली कहना चाहूँगा। देखिए अगर आप थोड़ा-सा डिटेल में स्टडी करें पीपीएफएस को, मेजॉरिटी रिटर्न्स पीपीएफएस के जो वो बेंचमार्क से ज़्यादा निकाल पाया है, वो इसलिए था कि 30-35% पीपीएफएस का पोर्टफोलियो इंटरनेशनल स्टॉक्स में और स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में निवेश किया जा रहा था क्योंकि नैस्डैक ने बहुत अच्छा किया था पिछले 3 सालों में। पीपीएफएस को उसका प्लस रुपी डेप्रिसिएशन का एडवांटेज मिला है जिसकी वजह से उस स्कीम की परफॉर्मेंस इतनी आउटशाइन हो रही है। पर आज अगर आप देखें तो आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से ना उन्हें एडिशनल पैसा इन इंटरनेशनल सिक्योरिटीज में डालने मिल रहा है और उसी के साथ ही नैस्डैक और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स भी उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप पीपीएफएस में आज पैसा निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा है कि पिछले 1 साल में और 3 साल में इस स्कीम ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो ये एक डेफिनेटली थॉट प्रोसेस में रखिए कि आप अगर इस समय पे पीपीएफएस में पैसा निवेश कर रहे हैं, इन दो चीज़ों की वजह से मैंने जो आपको कहा है, आपको तकरीबन 5 साल के व्यूज से पीपीएफएस में पैसा डालना है। पॉइंट नंबर 1, इनकी तीनों स्कीम्स इंडिपेंडेंटली काफ़ी ठीक है, पर अगर आप उसे एक पोर्टफोलियो के माध्यम से देखें, नज़रिए से देखें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उनके पास रिस्क एपेटाइट है, तो उनको थोड़ा-सा मिड और स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ाना चाहिए क्योंकि उनके पास काफ़ी समय है और समय है तो एलोकेशन लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों में अच्छा रहेगा तो शायद रिटर्न पोटेंशियल बेहतर हो सकता है। रोहित कोई सवाल पूछना चाहते हैं कीर्तन से? यस मैम। हाँ पूछिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पराग पारिक में मुझे अगर 5 साल बाद अगर लगता है कि स्विच करा जाए तो वो बेटर रहेगा क्योंकि मेरे पास 2 फ्लेक्सी कैप है, यूटीआई फ्लेक्सी कैप एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। सही पकड़े कीर्तन। अगर आप देखें दोनों फंड्स में ओवरलैप बहुत कम रीता जी, तो मेरे हिसाब से ओवरलैप क्योंकि इतना कम है तो ये दोनों स्कीम्स में मेरे हिसाब से कंटिन्यू हो सकते हैं। दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से मैं उन्हें बाहर निकलने की सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी फॉलो करता है, यूटीआई फ्लेक्सी कैप की स्ट्रेटजी थोड़ी सी मोमेंटम और ग्रोथ ओरिएंटेड है। तो ये दोनों स्कीम्स का कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो में लेके आता है, तो मैं डेफिनेटली सलाह दूंगा कि दोनों को कंटिन्यू कीजिए, छेड़खानी मत कीजिए। और राइट रोहित सिंह, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स के साथ। आरके गुप्ता साहब फोन लाइन पर हैं। गुप्ता जी नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दाहोद गुजरात से बोल रहा हूँ। क्या करते हैं सर? मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। ओके, 2019 में आपने इन शेयर फंड्स में पैसे लगाए हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने खुद रिसर्च की है क्या? हाँ जी, मैं थोड़ा ये टीवी देखता हूँ, उसमें आपके चैनल से और दूसरी चैनलों पर देख करके, और फिर मेरे एक फ्रेंड है जो अकाउंट ऑफिसर है मेरे, उनसे राय ली तो उन्होंने बताया कि लार्ज कैप में, क्योंकि चूंकि मेरा रिटायरमेंट पास में ही है, अच्छा 7-8 साल बाकी है, तो बोला कि लार्ज कैप में मैंने दो पोर्टफोलियो रखे हैं मैंने लार्ज कैप में। हाँ, तो ये बताइए कि मुझे तो 8 साल और रखना चाहता हूँ मैं, इसी तरह के एसआईपी करना चाहता हूँ, तो मेरा कितना कॉर्पस बनेगा? इतनी ही एसआईपी करेंगे आप? 40,000 की ही?
हाँ, 40,000 रुपये पर मंथ है। ठीक है, तो ये सवाल लेके हम कैलकुलेशन करवाएंगे कीर्तन से, लेकिन उससे पहले आप मुझे कुछ जानकारी दें। आप कह रहे हैं कि ये रिटायरमेंट का कॉर्पस है आपका, इसके अलावा आपके पास और कोई बैकअप इनकम नहीं है रिटायरमेंट के लिए? नहीं, दूसरी इनकम है, क्योंकि मुझे पीएफ वो भी मिलने वाला है, मुझे पीएफ में पैसे कटते हैं मेरे, और आपको पेंशन मिलेगी और ना? मेरा मुझे ये पेंशन भी मिलने वाली है, सब है मेरे पास में। ठीक है, तो इस पैसे से के सिवाय मैंने इसमें हाँ, एफडी के सिवाय मैंने इसको ऑप्ट किया है कि भाई इसके अंदर में, जैसे अक्सर कहते हैं 12 से 15% पर मंथ पर ईयर अपने को इसमें इन्वेस्टमेंट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, उस हिसाब से मैंने इसको किया। तो कितना हो सकता है कॉर्पस मेरा, और मेरे फंड कैसे हैं? मुझे ये इसलिए भी समझना है क्योंकि आप कह रहे हैं केवल 8 साल का समय है। 8 साल के बाद भी आप इसमें पैसे जितना चाहें उतना निवेश करने की क्षमता अगर रखते हैं तो निवेश रखना चाहेंगे ना? नहीं, जस्ट मैं, क्योंकि मेरी तनख्वाह आज ही हो जाएगी ना, मुझे पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। राइट, तो आप पैसे निकालना चाहेंगे? हाँ, नहीं, कंटिन्यू भी कर सकेंगे, लेकिन अभी जैसे अभी क्योंकि अभी मेरे पास कोई दूसरा गोल नहीं है, तो ये हिसाब से चल रहे हैं। चलिए ठीक है कीर्तन, अब थोड़ी सी सवाल में क्लैरिटी आ गई है, बताएं क्या रणनीति हो? आई थिंक सबसे पहले तो अगर मैं आपने ऑलरेडी जितना पैसा निवेश कर रखा है स्कीम्स में और वो जितना अक्यूमुलेट हो चुका है वो मुझे नहीं पता है, अगर उसे साइड में रखूं और सिर्फ ये सोचूं कि आप 40,000 रुपया हर महीना डालने वाले हो अगले 8 साल के लिए, तो आपका 40,000 रुपया अगले 8 साल तक 12% पे अगर कंपाउंड होता है तो तकरीबन आपके पास 60 से 65 लाख रुपए तक जमा हो जाएंगे। इसमें आप डेफिनेटली आज तक जो इकट्ठा किया हुआ पैसा है वो मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली एडिशनल होगा। पर अगर आप सिर्फ 40,000 रुपए की SIP कर रहे हैं अगले 8 साल तक और 12% तक का रिटर्न, आई थिंक फेयर एक्सपेक्टेशन है। अगर आप 8 साल का निवेश करने का सोच रहे हैं तो 60 से 65 लाख रुपीस तक मेरे हिसाब से आप आराम से अक्यूमुलेट कर पाएंगे, वो वन। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ध्यान देना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारा ओवरलैप है। तो अगर आप देखेंगे कोटक ब्लू चिप, ABSL फ्लेक्सी कैप, एक्सिस ब्लू चिप, कोटक ब्लू चिप, ये जितने भी फंड्स आप देख रहे हो उसमें तकरीबन 60 से 70% ओवरलैप है। ये सब फंड्स एक ही टाइप के स्टॉक्स को फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ थियोरेटिकली आपको ऐसा लग रहा है कि आपने 3-4 अलग अलग फंड में पैसा लगाया हुआ तो ये डाइवर्सिफाई हो रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है ये 3-4 फंड्स मिलके सेम ही काम कर रहे हैं, कोई अलग नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप ये तीनों चारों फंड को आप एक साथ रखेंगे तो ये आपके लिए एडवांटेज से ज्यादा डिसएडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ऐड करेंगे आपके पोर्टफोलियो में। तो मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि इन 4 फंड्स में से आपको एक ही फंड में निवेश करना चाहिए, बाकी 3 फंड्स में आप निवेश बंद कर दीजिए, पॉइंट नंबर 1। और थोड़ी सी क्लैरिटी उस पर स्पेसिफिक्स पे आऊंगा। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं और आप ये कह रहे थे कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन या रिस्क नहीं लेना पोर्टफोलियो पे, तो आपको थीमेटिक इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए जो आपका है SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड। ये एक बहुत ही थीमेटिक और सेक्टर ओरिएंटेड फंड है जिसपे आपका पूरा पैसा एक ही सेक्टर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज पे लगता है, जिसे रिस्क शायद मुझे ऐसा लग रहा है ऐड हो सकता है आपके पोर्टफोलियो पर उससे भी ज्यादा एक दूसरा ये रीजन है कि आप अगर आपके सब पोर्टफोलियो को देख ले, जितनी भी स्कीम्स में आपने निवेश कर रखा है, 35 से 35% ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में हो रही है। तो ये भी जो टॉपअप आप कर रहे हो SBI बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड से, मुझे नहीं लगता उससे एडवांटेज होगा आपके फंड में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि DSP मिड कैप फंड ये इसे थोड़े से बेहतर फंड मार्केट में है जिसे आप यूज कर सकते हैं। तो लार्जली मैं ये कहूंगा कि आप अपने फंड्स में से आदित्य बिरला फ्लेक्सी, DSP मिड कैप, SBI बैंकिंग और फाइनेंशियल फंड और एक्सिस ब्लू चिप को निकाल दीजिए। आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से कोटक ब्लू चिप और सुंदरम लार्ज और मिड कैप को होल्ड कीजिए। और क्योंकि आपकी 40,000 रुपए की SIP है और 2 ही फंड्स होल्ड कर रहे हैं, आप 2 दूसरे फंड्स ऐड कर सकते हैं, एक्सिस मिड कैप और SBI स्मॉल कैप। आई नो इससे थोड़ा सा रिस्क एलिमेंट आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा एक मिड कैप स्मॉल कैप एलिमेंट ला रहा हूं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपका जो पोर्टफोलियो था वो पूरा लार्ज कैप टिल्टेड था, उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता। तो अगर आपका थोड़ा सा भी रिस्क एपेटाइट है, क्योंकि 8 साल अच्छा समय है, अगर थोड़ा सा भी रिस्क एपेटाइट है तो आप एक्सिस मिड कैप और SBI स्मॉल कैप ऐड कर सकते हैं। रिस्क एपेटाइट अगर कम है तो इसमें एलोकेशन कम रखिए। तो 40,000 की SIP में से मान लीजिए आप सिर्फ 5,000 एक्सिस मिड कैप और 5,000 SBI स्मॉल कैप में कीजिए और बाकी के 30,000
कोटक ब्लू चिप और सुंदरम लार्ज और मिड में स्प्लिट कर लीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है ये 4 का अगर आप कॉम्बिनेशन करेंगे, जो 2 मैंने आपको होल्ड करने बोले और 2 ऐड करने बोले, उससे आपका पोर्टफोलियो अच्छा सा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए काफ़ी इत्मीनान से और आपने विस्तार से समझाइश दी है गुप्ता साहब को, लेकिन शो को आगे बढ़ाना है। बहुत दर्शक हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, एक एक करके सभी के सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले निवेश के गुरु मंत्र की ओर रुख कर लेते हैं एक बार। कीर्तन बताएं, गुरु मंत्र क्या है आपका? कविता जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉलेटाइल है तो कुछ ना कुछ अपने पोर्टफोलियो के साथ करना चाहते हैं फॉर सम रीजन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितने इन्वेस्टिंग डिसीजन ज्यादा लेंगे, उतनी प्रोबेबिलिटी है कि आप गलतियां ज्यादा करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड है तो ज्यादा छेड़खानी अपने पोर्टफोलियो से ना कीजिए, प्रोवाइडेड कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, वेल डाइवर्सिफाइड है, तो बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो गुरु मंत्र ये है कि आप जितना ज्यादा इन्वेस्टिंग में अलग अलग तरीके से डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे ज्यादा, उतनी ही प्रोबेबिलिटी है कि शायद आप गलती कर देंगे आपके पोर्टफोलियो के साथ, तो वो ना कीजिए। ऑलराइट, चलिए अब अगला सवाल ट्विटर के जरिए हमें लेना है पलाश बिस्वास का, और इनकी निवेश की जानकारी आपके पास होगी कीर्तन, लेकिन फिर भी बता देते हैं। इनको 25 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए, बच्चों की शादी और पढ़ाई के लिए इनका लक्ष्य है 20 साल में 40 लाख। मिरासेट का लार्ज कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, और 35 साल की इनकी उम्र है। 6,000 रुपए का लगभग ये निवेश कर रहे हैं। और कितना निवेश बढ़ाएं? कविता जी, मुझे ऐसा लग रहा है वो जो निवेश कर रहे हैं वो काफी होगा उनके लक्ष्य को पहुंचने के लिए, क्योंकि अगर उन्हें 25 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए और मैं 12% जो मेरा नॉर्मल रिटर्न रेंज है एक्सपेक्ट करता हूं, तो 6,000 रुपए की SIP से वो 1 करोड़ रुपए तक की राशि इकट्ठा कर लेंगे 25 साल में। और अगर जो उन्हें जो 40 लाख रुपए चाहिए 20 साल में, वो भी 4,500 रुपए की मंथली SIP से अक्यूमुलेट हो जाएगा। तो अगर बात उनके 10,500-11,000 रुपए निवेश करने की है और 20-25 साल में उनका जो लक्ष्य है वो पहुंचने की है, तो मुझे ऐसा लग रहा है लार्जली वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो उन्हें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक डिस्कशन पॉइंट में ये कहा है कि वो किसी एक LIC प्रोडक्ट में निवेश करते हैं। मुझे पता नहीं है वो कौन सा प्रोडक्ट है, तो मैं सबसे पहले तो सजेस्ट करूंगा कि आप ऑन ग्राउंड किसी एक फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलिए और उसे पता कीजिए कि आपको वो कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। पर मेरे हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट को इंश्योरेंस से लिंक मत कीजिए। 10 में से 9 प्रोडक्ट्स मैं बिना देखे आपको बोल सकता हूँ कि अच्छे नहीं होंगे इंश्योरेंस के, आपके इन्वेस्टमेंट लक्ष्य को मीट करने के लिए। क्योंकि लार्जली आपने 3 इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, मिराई, PPFAS और कोटक इमर्जिंग इक्विटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये तीनों में आपने 2 इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मिराई एसेट्स में और पराग पारिक में, और आप थोड़ा सा एडिशनल पैसा निवेश करना चाहते, तो मैं आपको एक स्कीम और ऐड कर देता हूं। तो आप अपनी मिराई एग्जिस्टिंग कंटिन्यू कीजिए, PPFAS कंटिन्यू कीजिए, आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी को ऐड कर लीजिए। तो अब पैसों का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होगा कि आप 4,000 रुपए मिराई फंड में डाल दीजिए, 4,000 रुपए आप PPFAS में डाल दीजिए, और अब 2,000 रुपए आपके कोटक इमर्जिंग इक्विटी में डाल दीजिए। इस कॉम्बिनेशन से मुझे ऐसा लग रहा है कि 12% जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पहुंच भी जाएंगे, और ये फंड के कॉम्बिनेशंस भी काफ़ी अच्छे हैं। ऑलराइट, चलिए समय की कमी है, लेकिन और भी कई सारे सवाल पलाश के सवाल पर मुझे पूछने थे, लेकिन फिलहाल इतना ही उम्मीद करते हैं कि ये आपका जवाब सुन ले। यूट्यूब पर हमारा पूरा शो जाता है, जहां पर तमाम दर्शक अपनी सलाह को नोट डाउन कर सकते हैं, फंड्स के नाम को नोट डाउन कर सकते हैं। और कीर्तन, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला, दर्शकों को गाइड किया उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते आपकी स्क्रीन पर वो नंबर छोड़ जाते हैं जहाँ पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। नमस्कार।